जो भौंका है, आप समझ रहे होंगे, वो चीज़ मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो भौंका है कि संविधान बदलेंगे, आरक्षण समाप्त करेंगे, तो ये एक वैचारिक भ्रांति जो अनुसूचित समाज में फैलाई है, ये प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली पर कुठाराघात है। और मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहता हूँ, अब तक 70 सालों में सबसे मजबूत सरकार ये हमारी 10 साल जो आदरणीय मोदी जी की सरकार चली है वो रही है। आप ये मानते हैं कि सबसे अधिक मजबूत सरकार पिछले 10 सालों की रही है, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी छोड़ के बसपा में जाने का मतलब ही क्या था फिर आपके लिए? कभी कभी राजनीति के ऐसे निर्णय हो जाते हैं जो इंसान ना चाहते भी लेना पड़ता है। और जब लोकसभा में, जबकि ऐसा माना जाता है कि सबसे अधिक वोट तो लोकसभा में ही मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को, फिर भी नहीं मिल रहा है, तो क्या ये मान लें कि भारतीय जनता पार्टी भगवानपुर विधानसभा में जीत ही नहीं सकती है? बसपा यहाँ मजबूत चेहरा लेकर आई होती तो निश्चित तौर पर हम यहाँ भगवानपुर विधानसभा जीतने वाले थे और अगली बार निश्चित जीतेंगे। मिला करके भाजपा की जीत का जो रास्ता है बसपा के मजबूत होने से ही निकलता है। नहीं, भारत की जनता जन आदेश न देती तो माननीय मोदी जी तीसरी बार ना बनते। आप भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई कि नहीं हुई हैं? नहीं, वो तो कम हुई, पर सरकार हमारी बनी ना, तीसरी बार सरकार बनाना बहुत बड़ी बात है। जल भराव, भू कटाव, जंगली पशुओं से खेती को नुकसान, ऐसी समस्याओं से जो लोग पीड़ित हैं उनकी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। आखिर कारण क्या है कि भगवानपुर विधानसभा इतने लोगों के होने के बावजूद, आप झबरेड़ा से आगे भगवानपुर में सुबोध राकेश जी ऑलरेडी बसपा छोड़ करके आ गए बीजेपी में, इतने बड़े बड़े लोग आ गए भारतीय जनता पार्टी में, फिर भी भारतीय जनता पार्टी भगवानपुर जीत नहीं पाई। गलत बकवास कर रहे थे वो। 4 जून को रिजल्ट आया, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सांसद बने हरिद्वार लोकसभा के। इसके बाद ये पहली बार भगवानपुर विधानसभा में आ रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है, इसके बाद सारे शपथ ले रहे थे, जितने भी मंत्री थे, कैबिनेट जिसको बनना था, प्रधानमंत्री तीसरी बार, अब नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी से भाई जीते और प्रधानमंत्री बने। तो अब जो है भगवानपुर विधानसभा में आए हैं। भगवानपुर विधानसभा को लेकर के बहुत सारी बातें हुई थी, कौन जीतेगा, किस तरीके से जीतेगा, कौन सबसे हाईएस्ट मार्क्स लेकर के आएगा, 5 लाख पार का भी नारा था, बहुत सारी बातें थी। तो आज वो लोग मौजूद हैं जिन लोगों ने वादे किए थे, दावे किए थे। और सुबोध राकेश जी बसपा से आए थे तुरंत बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीत गए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी चुनाव जीत गए। तो उस संदर्भ में क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस लोकसभा क्षेत्र के सम्मानित उन सभी लोगों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी को सपोर्ट दिया, वोट दिया। उन सब का बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत। और निश्चित रूप से एक अच्छी और सही सोच के साथ हरिद्वार जिले के लोगों ने निर्णय लिया है। आदरणीय मोदी जी के माध्यम से इस देश को एक मजबूत सरकार मिली पिछले 10 साल के अंदर, और मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहता हूँ, अब तक 70 सालों में सबसे मजबूत सरकार ये हमारी 10 साल जो आदरणीय मोदी जी की सरकार चली है वो रही है। वो चाहे किसी भी विषय में आप लीजिए, चाहे विकास की बात हो, चाहे बड़े बड़े निर्णय जो इस देश के पेंडिंग थे उनको पूरा करने की बात हो, राम मंदिर मुद्दा हो, आप भव्य मंदिर बन गया अयोध्या के अंदर, बहुत बड़े बड़े काम आदरणीय मोदी जी ने पिछले 10 साल में किए और धरातल से जुड़े काम किए हैं, आम आदमी से जुड़े काम किए हैं। चाहे आयुष्मान कार्ड आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी योजना है ये, एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, जो इस देश के जो लोग अस्पतालों के बाहर पड़े पड़े दम तोड़ देते थे, एडमिट नहीं हो पाते थे, वो लोग आज 1 रुपया उनकी जेब में ना हो, आयुष्मान कार्ड हो, जाइए अस्पताल में भर्ती हो जाइए। आप ये मानते हैं कि सबसे अधिक मजबूत सरकार पिछले 10 सालों की रही है, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी छोड़ के बसपा में जाने का मतलब ही क्या था फिर आपके लिए? देखिए, वो व्यवस्था है पार्टी से संबंधित, वो व्यक्तिगत, कभी कभी राजनीति के ऐसे निर्णय हो जाते हैं जो इंसान ना चाहते भी लेना पड़ता है। ये व्यवस्था है राजनीति की, कोई नई बात नहीं है, तो पुराने समय से चली आ रही है, ये चलती रहेगी। लेकिन ये जरूर है कि आदरणीय मोदी जी से प्रभावित ही होकर सुबोध राकेश पुनः अपने इस राजनीतिक परिवार में वापस आया है। कहीं भी जाएं आप, जो प्यार, जो दुलार, जो सहयोग जो अपने परिवार में मिलता है वो कहीं नहीं मिल पाता है। भाजपा से प्रभावित होकर के आप आए हैं या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से प्रभावित होकर के आए? त्रिवेंद्र रावत जी तो हमारे राजनीतिक गुरु समझिए आप। व्यवस्था में आप ये समझिए कि आज उत्तराखंड के अंदर
बहुत ही सम्मानित चेहरा राजनीति का भारतीय जनता पार्टी के अंदर त्रिवेंद्र रावत जी का है। और सुबोध राकेश नहीं, सुबोध राकेश के जैसे पता नहीं हजारों हजार कार्यकर्ता जो है उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो निश्चित रूप से एक सम्मानित चेहरा है, उनके साथ व्यवस्था के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ और अपने इस राजनीतिक परिवार के साथ पुनः जुड़कर अपने इस क्षेत्र की सेवा करने का जो एक मौका मुझे मिला है, उसके लिए मैं अपने नेताओं का भी धन्यवाद करता हूँ। 2 नारों की बात करूंगा, मतलब 400 पार का तो खैर छोड़ दे रहा हूँ, उसको लेकर के छोड़ते हैं हम। अगली बार कर देंगे पक्का। फिलहाल हरिद्वार लोकसभा की हम बात करें तो 2 नारे थे। बात की जा रही थी कि जी 5 लाख पार, खैर वो हुआ नहीं। और यहाँ से भगवानपुर से बात थी 50,000 पार। देखिए, कहीं ना कहीं जो एक गलत मुद्दा विपक्षी पार्टियों ने चलाया, संविधान करके जो गलत मुद्दे चलाकर सीधे साधे भोले भाले मेरे समाज के लोगों को बरगला के जो वोट लेने का काम किया है, वो सीधा सीधा असर इस बात पर पड़ा है। नहीं तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ 5 लाख पार भी होते, हम यहाँ 50,000 पार भी होते, अगर एक गलत तरीके से चलाए मुद्दे न होते। लोग समझ रहे हैं, अब समझ रहे हैं लोग कि वास्तविकता में इन लोगों ने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, वोट पाने के लिए ये मुद्दे चलाए थे। संविधान को ना पहले कभी खतरा था, ना संविधान को भविष्य में खतरा होना है, क्योंकि संविधान वो चीज़ है जिससे ये देश चल रहा है। ये हमारे देश की नींव है। व्यवस्था संविधान के माध्यम से हमारे देश की चल रही है। पिछले अभी आदरणीय मोदी जी का फोटो वायरल कर रहे हैं लोग, संविधान को नमस्कार करते हुए, वो जो फोटो उनका वायरल हुआ, उससे पिछली जो सरकार 2019 में बनी थी, उसमें भी आदरणीय मोदी जी ने इसी प्रकार से संविधान को नमस्कार किया था। और निश्चित रूप से उन्होंने बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर कहा है कि संविधान को कोई टच नहीं कर सकता है, संविधान व्यवस्था है, इस देश की आत्मा है। अगर विधानसभा के पर्सपेक्टिव से बात करें हम, तो भगवानपुर विधानसभा में लगातार जो है ममता राकेश जी कांग्रेस पार्टी से जीत रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में मतलब आने के चांसेस नज़र नहीं आते जल्दी। और जब लोकसभा में, जबकि ऐसा माना जाता है कि सबसे अधिक वोट तो लोकसभा में ही मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को, फिर भी नहीं मिल रहा है। तो क्या ये मान लें कि भारतीय जनता पार्टी भगवानपुर विधानसभा में जीत ही नहीं सकती है? देखिए, हमेशा किसी का नहीं रहा, समय सबका आता है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ ये समय अब भारतीय जनता पार्टी का इस विधानसभा भगवानपुर में आने जा रहा है। लोकसभा में भी तो आ जाना चाहिए था। ये वो मुद्दा है, वो मुद्दे जो अनाप शनाप चलाए गए, उन मुद्दों के आधार पर लोगों को गलत तरीके से बरगला के वोट लेने का काम इन लोगों के माध्यम से किया गया है। निश्चित रूप से अब आगे वो इस चक्कर में नहीं आएंगे, आगे लोग सोच समझ कर वोट करेंगे। और निश्चित रूप से आपसे मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, आने वाली 2027 के विधानसभा चुनाव में भगवानपुर से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा और निश्चित रूप से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतकर विधानसभा में जाएगा। सुबोध राकेश जी जीत करके जाएंगे? देखिए, वो तो पार्टी बताएगी, और टिकट अगर सुबोध राकेश को देगी तो निश्चित रूप से यहाँ से हम उन पार्टी की सीट निकालकर अपनी पार्टी को देने का काम करेंगे। लोकसभा की बात करते करते बात विधानसभा की भी हो गई, धन्यवाद। और अन्य लोगों से भी हम बात करेंगे। क्या लगता है कि उनके आने से, मतलब भारतीय जनता पार्टी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के जीत जाने से क्या अंतर आएगा? देखिए, यहाँ लगातार पिछले 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पहले कोई और सांसद थे, इस बार हमारे सांसद बने हैं तो हम कुछ अलग से अंतर करेंगे। अंतर की बात केवल ये है कि जो 2047 का रोड मैप प्रधानमंत्री जी ने रखा है और विकास के दम पर ही वो अचीव होने वाला है, तो निश्चित है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी चूँकि विकास के नाम पर जाने जाते हैं और बड़े ईमानदार छवि के नेता हैं और बहुत अच्छे से पहले भी उन्होंने काम किया है, आगे भी करेंगे। उम्मीद है कि थोड़ा और गति मिलेगी, भगवानपुर क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। ये भगवानपुर विधानसभा के विकास को तो गति मिलेगी, पर भगवानपुर विधानसभा आप लोग जीतेंगे कैसे? देखिए, भगवानपुर विधानसभा पिछले बार 2 चुनावों में लगभग हमारा ऐसा रहा, एक बार कि 2000 वोटों से लगभग हम हार गए थे। उसके बाद पिछली बार का अंतर थोड़ा ज़्यादा रहा। इस बार अब लगभग 9,500 वोटों से हम पिछड़ गए। उसके पीछे कई सारे कारण रहे, वो सब आपको भी पता है, सब दुनिया को पता है कि क्या कारण रहे कि पीछे थोड़ा सा, क्योंकि वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। लेकिन उम्मीद है कि यदि वो ध्रुवीकरण ना हुआ होता, बसपा यहाँ मजबूत चेहरा लेकर आई होती, तो निश्चित तौर पर हम यहाँ भगवानपुर विधानसभा जीतने वाले थे और अगली बार निश्चित जीतेंगे। कुल मिलाकर के भाजपा की जीत का जो रास्ता है बसपा के मजबूत होने से ही निकलता है। जी नहीं, सभी पार्टियां मजबूत होंगी, किसी भी पार्टी की जीत का रास्ता बसपा का मजबूत चेहरा होता तो आप मार्जिन आपका अच्छा हो जाता, मतलब वोट दूसरे का कटवा करके ही अपनी आप मार्जिन बढ़ा पाएंगे। ना, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि बसपा का भी वोट सारा एक जगह गया। मेरा कहने का मतलब सिर्फ वो है, कहीं ना कहीं भाजपा का वोटर, चूँकि यहाँ पर अल्पसंख्यक वोट बहुत ज़्यादा है भगवानपुर में, तो उसका फ़र्क निश्चित तौर पर पड़ता है। वो तो अभी चुनाव में भी दिखाई दिया है, बूथ वाइज दिखाई दिया। हमने तो हर बूथ की समीक्षा की है
कि हम भी मानते थे कि अल्पसंख्यक वोट हमें मिलता है, लेकिन इस चुनाव में मुझे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा वोट हमें अल्पसंख्यक मिला है। तो निश्चित तौर पर जहाँ अल्पसंख्यक वोट ज़्यादा है वहाँ अगर थोड़ा सा भी इधर उधर दूसरा वोट होता है तो जीतना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इस बार हम भगवानपुर विधानसभा को जीतेंगे, ऐसा विश्वास है, ऐसा हमारे कार्यकर्ता काम कर भी रहे हैं। चलिए, वो बार इसके पहले भी 50,000 पार भगवानपुर विधानसभा को लेकर के बात हो रही थी। पहले और अब में अंतर कितना आ जाएगा, क्या अंतर आ जाएगा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के जीतने से? नहीं, अंतर तो जब भारतीय जनता पार्टी जीती है तो अंतर ही अंतर आता है। आप देख रहे होंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी 2014 से आई तो प्रदेश में और देश में अंतर ही अंतर दिखाई दे रहा है। पूछ रहा हूँ क्या अंतर आएगा? विकास, सड़क, मतलब पहले कम थी अब ज़्यादा हो जाएगा, या पहले ज़्यादा थी अब कम हो जाएगा? मतलब वही अंतर क्या आ जाएगा? पहले सड़कें की देख लो और अब की सड़कें देख लो। माननीय अटल जी का नारा था कि जब तक हर गांव सड़क से ना जुड़े तो इस देश का विकास नहीं होगा, क्योंकि मेरे देश की ज़्यादा जनसंख्या गांव में रहती है और जब तक गांव किसान का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का पहला मिशन है हर गाँव को सड़क से जोड़ना। जैसे 5 लाख पार का जो नारा था, 400 पार का नारा था, दोनों नारे फेल हो गए ज़मीन पर। कारण क्या लगता है आप लोग को? नहीं, कोई कारण नहीं है। मेन कारण तो मतलब ऐसा एनालाइज किया होगा कि हाँ, ये कारण जिस वजह से हमारा 400 पार नहीं हुआ, जिस कारण हमारा 5 लाख पार नहीं हुआ, कुछ तो ऐसा इक्वेशंस आप लोग फाइंड आउट किए होंगे, कुछ तो ऐसा गणित कि भाई ये गड़बड़ हो गया हमसे या ये भूल हो गई हमसे। नहीं, कुछ हम अपने जो वोटर हैं उन्हें समझाने में कामयाब नहीं रहे, पर मेन मकसद सरकार बनाने का है। सरकार भारत की जनता ने मोदी जी की सरकार बनवा दी। सरकार एक बार पूर्ण बहुमत से बनना, खुद मतलब इंडिपेंडेंट भारतीय जनता पार्टी 272 सीटों से अधिक लेकर के आना एक बात होती है, और वो जब 2-3 लोग सहयोगी दल मिलकर के बनाते हैं तो दूसरी बात हो जाती है। इसको बोलते हैं कि भाई वो चलती फिरती सरकार है, लंगड़ी लूली सरकार है। तो पहले भी सहयोग से थी, एनडीए पहले भी थी, आज भी एनडीए है। एनडीए पहले भी थी, आज भी है, बात सही है, लेकिन बात है कि एनडीए में पहले क्या था? पहले पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को था, तो भारतीय जनता पार्टी डिक्टेटरशिप की तरफ चलती थी, अभी जो है कंट्रोल में चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के में कभी डिक्टेटरशिप नहीं होती, वो अपने सहयोगियों के साथ लेकर चलती है। पहले भी सहयोग से चलाई, आज भी सहयोग से चलेगी और आगे भी सहयोग से ही। बिना सहयोग के ये भारत चलता ही नहीं, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, तो सहयोग सबका ही रहेगा। आप लोग मतलब आपके मंत्री भी हारे बहुत सारे, भाई मंत्री भी हार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो कि 4 लाख वोटों से जीता कर 4-4.5 से जीते थे, 1.5 लाख से जीत रहे हैं। तो मान ले कि नरेंद्र मोदी जी की जो उनकी छवि है उनमें कोई कमी आई है, या जनता जो है नहीं मान रही है उनको, भारतीय जनता पार्टी को नहीं मान रही है, जनादेश नहीं दे रही है? नहीं, भारत की जनता जनादेश ना देती तो माननीय मोदी जी तीसरी बार ना बनते। आप भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई कि नहीं हुई हैं? नहीं, वो तो कम हुई, पर सरकार हमारी बनी ना। तीसरी बार सरकार बनाना बहुत बड़ी बात है, और भारत की जनता ने तीसरी बार मोदी जी को पसंद किया, इसलिए ऐसा मैंडेट दिया कि मोदी जी की सरकार बनेगी। मोदी जी पर भारत की जनता ने विश्वास किया, और मुझे उम्मीद है कि पहले से भी बेहतर काम माननीय मोदी जी की सरकार पहले से बेहतर काम करेगी। विकास पहले भी किया, आगे भी करेगी, और विकास के नाम पे ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। और देसराज कणवाल जी, हाँ जी, देसराज कणवाल जी हमारे साथ हैं। आखिर कारण क्या है कि भगवानपुर विधानसभा इतने लोगों के होने के बावजूद, आप झबरेड़ा से आगे भगवानपुर में, सुबोध राकेश जी ऑलरेडी बसपा छोड़ करके आ गए बीजेपी में, इतने बड़े बड़े लोग आ गए भारतीय जनता पार्टी में, फिर भी भारतीय जनता पार्टी भगवानपुर जीत नहीं पाई। हाँ, इस बात का दुख है। और पिछली बार हम 5,000 से हारे थे, इस बार 10,000 से हारे, लेकिन इससे हम सीख लेंगे और पूरी ताकत के साथ 2027 में हम विधानसभा जीतेंगे। गलती किसकी लगती है? मतलब ऐसा आप लोगों ने आकलन किया होगा कि भाई इस व्यक्ति की गलती है, क्योंकि सोचिए दो भाई आप सर विधायक रह चुके हैं, आप यहाँ आकर के आपने ममता राकेश जी को टक्कर देने की बात की थी, और एक तो ट्रायल था, रिहर्सल में फेल हो गए सब लोग। देखिए, जिस प्रकार कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली पर कुकृत्य कर बकवास करके जो भौंका है, आप समझ रहे होंगे, वो चीज़ मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो भौंका है कि संविधान बदलेंगे, आरक्षण समाप्त करेंगे, तो ये एक वैचारिक भ्रांति जो अनुसूचित समाज में फैलाई है, ये प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली पर कुठाराघात है। ये विपक्ष का ये कहना ये बिल्कुल सरासर गलत था, और उस वैचारिक भ्रांति में मेरा अनुसूचित समाज आया, इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन
अब 2027 में जो लोग ये भौंक रहे थे, 2027 में यहाँ का अनुसूचित समाज, इस देश का अनुसूचित समाज भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा। मतलब कांग्रेस के लीडर, बसपा के लीडर भोंक रहे थे आपके हिसाब से? देखिए, ये तो मैंने भौंकना बताया ना, और तो कुछ नहीं कहा मैंने। बोल तो रहे ना, भोंकने का मतलब क्या है, क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं आप? हाँ, गलत बकवास कर रहे थे, बकवास कर रहे थे वो गलत, झूठी, भ्रामक वैचारिक भ्रांति फैला रहे थे। भ्रामक वैचारिक भ्रांति थी कि संविधान बदलेंगे। उस भ्रामक चीज को भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे कार्यकर्ता मिलकर कंट्रोल नहीं कर पाए। देखिए, बिल्कुल ये बात आपकी सही है, लेकिन जब ये एहसास हुआ, उसके बाद काउंटर किया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि बाबा साहब अम्बेडकर जी भी अगर आ जाए, उनका प्रतिमूर्त बनकर भी कोई आए, वो भी संविधान नहीं बदल सकता। संविधान बदला ही नहीं जा सकता। संविधान में SC ST एक्ट को मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने संविधान में किया। ऐसे काम अनुसूचित जाति के लिए होंगे। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही समझाने में विपक्ष के लोग अगर ऐसे ही समझाने में सक्षम हो गए तो आगे चल करके बीजेपी की सरकार तो आएगी ही नहीं। फिर देखिए, अब तो मैं फिर बता रहा हूँ, अब तो ये उनका लास्ट चुनाव था, ये समझ लीजिए, वैचारिक भ्रांति का। 44 से 99 साल, 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब के लिए काम किया, जो गरीब के कल्याण के लिए जो काम किया ना, वो आज 240 सीट बीजेपी की इंडिविजुअल आई है, 252 सीट एनडीए की आई है। वो भूले ना, पूरा विपक्ष ऐसी वैचारिक भ्रांति फैला करके भी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाया। और बीजेपी 400 पार कर करके इतने ईडी तंत्र सारे खोल करके भी 400 क्या मतलब 272 नहीं लेकर आ पाई। ईडी तंत्र क्या कह रहे हैं आप? विपक्ष ने सीधा बोला ना कि भाई ईडी के सब लोग क्या बोले, मैं यही तो कह रहा हूँ, वैचारिक भ्रांति फैला रहे हैं। इस देश से जो गंदगी है वो साफ होगी। जिन लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिन लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी आरोप लगाया करते थे, वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी में आ गए, बिना ईडी के आ गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन अगर हेमंत विश्व शर्मा जी आ गए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, चौहान जी आ गए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज हमारी पार्टी में जिसे आना है या जो आया है वो ठीक रहेगा, अनुशासन में रहेगा, और कोई भी गलती करेगा तो बाहर का रास्ता देखेगा। चलिए भाई, बाहर का रास्ता किसको मिलेगा? क्या कुछ बोल लेते हैं आप? मन की बात बोल दीजिए अभी। मन की क्या बात है उसमें? ये था कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि ईडी की बात करो तो कांग्रेस की बात करो। ये देखो, जब राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो जब इमरजेंसी का टाइम था, इमरजेंसी में उनको जेल में डाल दिया गया, तो उनकी माँ मदर जब एक्सपायर हो गई थी तो उनको पैरोल नहीं दी गई थी ताकि वो अपनी माँ को चीता लगा लें। तो देखो, फिर इमरजेंसी के टाइम में जब उनको चीता के लिए भी उनको टाइम नहीं दिया गया, उनको पैरोल नहीं दी गई है, तो ये ईडी की कहाँ से बात आ गई है? ईडी मतलब हल्की चीज़ है, फिर जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा किया वैसा भरा। देखते हैं कौन कौन क्या क्या भरता है भाई। लोकसभा चुनाव में हरिद्वार जैसी प्रेस्टिजियस लोकसभा है ये, और यहाँ से लगातार तीसरी बार भाजपा के सांसद के रूप में उन्होंने हमको चुना है, और इसलिए हर विधानसभा के अनुसार जाकर के हम आम मतदाताओं का आभार प्रकट कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन तक संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि भाई आपने मोदी जी को तीसरी बार मौका दिया है, और इस लोकसभा में भी तीसरी बार आप लगातार भाजपा को विजयी बनाया है। इसके लिए हम आपका आभार और धन्यवाद करते हैं। प्रचंड बहुमत से जीत है, युवाओं के लिए क्या, जो बेरोजगार युवाओं के लिए क्या विशेष रहेगा? देखिए, अब हम उसके लिए बैठ करके विचार करेंगे। हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर काफ़ी है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देश भर में हो रहा है, हमारे पास तमाम तकनीकी संस्थान हैं, तो हम उनसे बातचीत करके उस पर आगे विचार करेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, हम युवाओं से कहना चाहते हैं कि आप लोग दृढ़ता से अपने इरादों पर जो है खड़े रहिए, उस पर लगातार प्रयत्न करते रहिए। असफलता नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, कुछ समय चाहिए होता है,
आप निश्चित रूप से सफल होंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, हरिद्वार के लिए मेरा काम, हरिद्वार ऋषिकेश जो धार्मिक क्षेत्र है हमारे, उनके लिए हमारे ग्रामीण किसान जो जल भराव, भू कटाव, जंगली पशुओं से खेती को नुकसान, ऐसी समस्याओं से जो लोग पीड़ित हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। युवाओं के लिए हम नए रोजगार के अवसर कैसे सृजित किए जा सकते हैं, उस पर काम करें। दोस्तों, जो भगवानपुर विधानसभा में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पहली बार आ रहे हैं और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का सम्मान और उनका स्वागत किया जा रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का वो स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। सबसे हमने बात की, जिन लोगों ने अपने अपने वक्तव्य दिए हैं सारे सिचुएशंस में, उसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए। और क्या लगता है आपको कि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा और हरिद्वार लोकसभा के क्षेत्र में क्या क्या काम होंगे, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो रुके हुए हैं और कौन कौन से काम हैं जो बेहतर तरीके से और किया जा सकता है, वो भी सुझाव के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप हमें प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। बहुत सारे विषय को लेकर के दोस्तों ऐसे ही हम बात करते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।